और अगर आप परफेक्ट मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को ले सकते हो, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स। इसका प्री रिकॉर्डेड वीडियो आ चुका है। इसका लाइव क्लास का जो कोर्स फीस है दैट इज़ 5500, बट अगर आप प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो ओनली फॉर 1200। आप मेरे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और मेरे इस नंबर पे पेमेंट भी कर सकते हो, और कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा एज ए परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर। देखिए, जब भी हम लोग मैच मेकिंग करते हैं तो नॉर्मली मैंने क्या बोला, लोग अष्टकूट मिलान कर लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गुण मिलान। ठीक है, तो गुण मिलान कर लेते हैं, सिर्फ उससे नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको गुण मिलान करना है, फिर आपको आपको नक्षत्र भी देखना है नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से। उसके बाद मांगलिक दोष देखना है। उसके बाद आपको राशि देखना है। ठीक है, तो इसको कैसे क्या देखना है अभी यहाँ पे मैं जो मेन मेन चीजें है जो आपको देखना है वो मैं अभी बताता हूं। देखिए, एक्चुअली जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जब एंशियंट टाइम से जब चल रहे थे उस समय टोटल 25 चीजों का मिलान होते थे। 25 पॉइंट, मतलब यहाँ पे मिलान है, मतलब 25 पॉइंट वो नहीं, वो गुण मिलान नहीं, गुण मिलान में 36 पॉइंट होता है। मतलब जो गुण मिलान होते हैं अष्टगुण मिलान वो 25 में से एक पॉइंट है। मतलब वहां पे हम लोग मतलब दृक प्रथम ये सब देखते हैं, फिर आप वहां पे देखते हैं वश्य प्रथम, महेंद्र प्रथम, ठीक है, नारी प्रथम, राजू प्रथम, योनि प्रथम, वेदाई प्रथम, ऐसे बहुत सारे, कास्ट प्रथम, ट्री प्रथम, ठीक है, मंगलय प्रथम, ऐसे करके टोटल 25 चीजों का मिलान होते थे। लेकिन इन 25 चीजों को देखने की जरूरत नहीं होता है, यहां पर सिर्फ 5 चीज देखना होता है, और वो 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 5 पॉइंट मैच कर गया तो आप कह सकते हो कि मैरिज सक्सेसफुल। तो सबसे 5 पॉइंट में सबसे पहला जो हम लोग मिलाते हैं वो है धीनम प्रथम। ठीक है, धीनम परुथम, ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा जो हम लोग मैच करते हैं वो है गुणम परुथम, मतलब गुण मिलान। दूसरा योनि, ठीक है, योनि परुथम। गुना जिसे कहते हैं अष्टकूट मिलान। नॉर्मली क्या करते हैं, अष्टकूट को मिला के छोड़ देते, खत्म काम। ऐसा नहीं होता है, आपको 5 चीज देखना पड़ेगा। तीसरा योनि पथुरम, योनि। चौथा राशि, राशि परुथम। उसके बाद पांचवा राजू परुथम। राजू मतलब क्या होता है, राज्जू प्रथम क्या होता है, राज्जू। हाँ जी, पता पता है नहीं है किसी को? सर। मंगल, मांगलिक दोष। ठीक है, अब ये जो दीनम है, ये और कुछ नहीं, जो हम लोग नवतारा चक्र पद्धति को यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट है। गुणम हो गया अष्टकूट मिलान, योनि हो गया, दोनों में योनि किस योनि से आ रहा है, दोनों कौन कौन से योनि को इग्नोर करना है, और राशि जो हम लोग चंद्र राशि देखते हैं ना, चंद्र राशि कुंडली देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजू, रज्जू, ये 5 हमको मैच करना चाहिए। जैसे कि उस दिन मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग देखेंगे नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से दोनों का नक्षत्र, उसके बाद चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, उसके बाद नवमशा। ठीक है, कभी कभार तो मैं नवमशा को भी इग्नोर कर देता हूं मैं, क्योंकि ये पराशरी कॉन्सेप्ट है, केपी कॉन्सेप्ट नहीं है। केपी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, मैं केपी से ज्यादा इसको ज्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है, बाद में जब मैं केपी को और ज्यादा डीप से पढ़ लूंगा, मतलब मैरिज रिलेटेड, उसमें अगर कुछ मुझे अच्छा कुछ मिल जाए, हाँ, ये इसको पूरा, मतलब मैं जब तक क्लियर नहीं, देखिए 100% केपी तो काम करता ही है, सबको पता है कि मैं केपी करता हूँ। लेकिन क्या है ना,
वो पढ़ते 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 चीजें रिसर्च करते करते जब आपको कॉन्फिडेंट आता है ना, तो केपी से मैरिज मिलान मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मैं पहले मैरिज मिलान जो सीखा था ये पराशरी सिस्टम में सीखा था, ठीक है। और जो दृष्टि होता है ना, जो हम लोग कहते हैं प्लेनेट का दृष्टि, प्लेनेट का दृष्टि हम लोग सिर्फ जो सातवां दृष्टि होता है और बाकी तीन प्लेनेट का जो एक्स्ट्रा दृष्टि होता है दो, ये जो दृष्टि होता है ना सिर्फ पराशरी सिस्टम में होता है। केपी में दृष्टि नहीं लेते हैं लेकिन उतना कंसिडर नहीं करते हैं। और जो भृगुनंदी करता है, भृगुनंदी नाड़ी में या भृगुनंदी में कभी भी सातवां दृष्टि नहीं ले जाता है, और ना ही वहां पे, ओ सॉरी, सातवां दृष्टि लेते हैं, सॉरी, वहां पे ऐसा नहीं है। भृगुनंदी नाड़ी में हर एक प्लेनेट के पास तीन दृष्टि होता है। भृगु नाड़ी, भृगु 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 नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और भृगुनंदी नाड़ी दोनों अलग अलग है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। भृगु नाड़ी अलग है, भृगुनंदी नाड़ी अलग है, ठीक है। और जो हम लोग प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक करते हैं वो भृगुनंदी नाड़ी का ही कॉन्सेप्ट है, भृगुनंदी का नहीं है, ठीक है। तो भृगुनंदी में, भृगु नंदी नाड़ी दोनों में ही जो एस्पेक्ट है, हर प्लेनेट के पास तीन एस्पेक्ट होता है, हर एक प्लेनेट के पास। कौन सा एस्पेक्ट? थर्ड एस्पेक्ट, सेवेंथ एस्पेक्ट एंड 11th एस्पेक्ट, 3 7 11। बाकी पराशरी में क्या होता है, सब प्लेनेट के पास सातवां दृष्टि होता है, बाकी मंगल शनि और बृहस्पति के बाद दो एक्स्ट्रा दृष्टि होता है। बट भृगुनंदी में हर एक प्लेनेट के पास तीन तीन दृष्टि होते हैं और सबका सेम 3 7 11, ठीक है। इसलिए ये याद रखना चाहिए कि दृष्टि जो है ना हर जगह पे नहीं लगाना चाहिए। मेरे यहाँ पे आप बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करता है। अब क्या होता है, लोग यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब देख के लेक्चर्स देने आते हैं, वो उनको पता ही नहीं केपी क्या होता है, उनको पता ही नहीं पराशरी एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। मेरे को मैसेज करता है कि सर आपने D1 तो देखा ही नहीं, आपने तो नवांशा देखा ही नहीं, आपने कैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इन गधों को कौन बताए कि मैं जो कर रहा हूँ ये केपी है, और केपी में नवांशा कब आ गया? 16 डिविजनल चार्ट जो है वो पराशरी का है। इसीलिए ना कभी भी आपको, आप लोग तो क्लास कर रहे हो इसलिए आप लोगों को ये चीज पता है, लेकिन कभी भी यूट्यूब को देखकर, वहां का वीडियो देखकर कभी भी उसको 100% नहीं बिलीव करना चाहिए। क्यों? मेरा भी जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, एज ए नॉलेज पर्पस ठीक है, लेकिन मेरे नॉलेज पर्पस अगर मेरे वीडियो देखकर भी अप्लाई करने जाओगे ना, फिर प्रॉब्लम हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कौन से चीज का कह रहा हूँ, मैं पराशरी एंगल में कह रहा हूँ, मैं नाड़ी एंगल में कह रहा हूँ, केपी के एंगल में कह रहा हूँ, लाल किताब के एंगल में कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता। अब अगर नाड़ी को लेकर आप पराशरी में लगा दोगे, नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक चीज प्रॉमिस कर रहा है ना केपी में, तो सेम प्रॉमिस आपको नाड़ी में भी मिलेगा, सेम प्रॉमिस आपको पराशरी में भी मिलेगा, सेम प्रॉमिस आपको लाल किताब में भी मिलेगा। जो घटेगा वो सेम ही घटेगा, लेकिन हर किसी का फॉर्मूला अलग होता है। इसीलिए कभी भी ना तीन चार चीजों को नहीं सीखना होता है, किसी एक सिस्टम को पकड़। जैसे मैंने केपी को पकड़ लिया, और केपी में मैं नाड़ी को इसलिए ऐड किया है जो प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, क्यों प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक ऐसा टेक्निक है आप हर किसी में लगा दो, क्योंकि हमें यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट करना ही है। नहीं तो हम ये बोल के रोते रहे कि मेरा ये खराब है, खराब है, खराब है, जिंदगी भर रोएंगे। तो उससे अच्छा कि उसको यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट कैसे होंगे? प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक के द्वारा होंगे, ठीक है। तो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये कुंडली मैथ जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये टोटली सरासरी एंगल है, ठीक है। फिर अभी तो नहीं, बाद में अगर मैं जब पूरा क्लियर हो जाऊंगा, फिर केपी के सिस्टम में मैं बात जब मतलब केपी के सिस्टम के ऊपर जब मैं बताऊंगा, आप लोग तो हो ही, ठीक है, ग्रुप में तो रहोगे, ग्रुप को तो छोड़ के नहीं जाओगे। तो किसी दिन वीडियो बना के मैं इसी ग्रुप के जो वीडियो क्लास के जो ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, उसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग केपी को भी आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो बात कर रहे थे, ये हम लोग बात कर रहे थे पराशरी एंगल में, ठीक है। और लगभग ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये लगभग हर कोई यूज करता ही है, ठीक है। और जो ट्रांजिट सिस्टम में हम लोग बात कर रहे थे, इसके हिसाब से जुपिटर और शनि को लेकर सिर्फ ले गए थे। लेकिन केपी में ट्रांजिट को कैसे देखा जाता है वो भी बात करेंगे, अगर आज टाइम मिल गया तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। कैसे ट्रांजिट को लेके आप कह सकते हो कि इस समय मुझे ऐसा ऐसा फल मिलेगा, इस तरीके का फल मिलेगा, पिन पॉइंट आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी कभार आप देखो, जैसे मैंने ट्रांजिट दिखाया कि बृहस्पति और शनि ऐसे गोचर कर रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभार देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो गोचर के साथ साथ, वो बात करेंगे जबकि आप लोगों इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग कुंडली मिलान करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे एस्पेक्ट है।
अब लोग गुण मिलान करके छोड़ देते हैं, मैरिज करवा देते हैं, फिर मैरिज खराब होता है, लोग एस्ट्रोलॉजी को गाली देता है कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली मिलान करने के बाद, और सबसे ज्यादा गाली कौन देता है मैं बता दूं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट सब है। अब ईगो का इशू है, हर कोई अपना चीज बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर फेल हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी कभी फेल नहीं हो सकता है। अगर कोई कह रहा है ना कि एस्ट्रोलॉजी काम का नहीं है, तो उससे बड़ा गधा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कोई नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सिर्फ भगवान ही है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई, ये सब जो हम लोग करते हैं ना आजकल, जो बना के रखा है मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर कि ये उपाय करो, वो करो, चमत्कार का टूल बना के रखा है, आपका फ्यूचर डिफाइन करेंगे, आपका फ्यूचर क्या है, आपका पैसा, ये एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअली उद्देश्य नहीं था। एस्ट्रोलॉजी इज द मैथमेटिकल सब्जेक्ट टू नो द शास्त्र। जब आपको शास्त्र, ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए, जब हम लोग को ऋषि, ऋषि के ऊपर क्या होता है, महर्षि, महर्षि के ऊपर क्या होता है, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि मतलब उसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो जब ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें प्लेनेटरी पोजीशन का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, कितने दूर में ट्रेवल कर रहा है। तो जब शास्त्र बना था, शास्त्रों को सीखना इतना इजी नहीं है जो आजकल आप लोग गीता, भगवत गीता, वो सब शास्त्र, वो वाला वो पार्ट नहीं है। सब भगवत गीता तो एक छोटा कॉम्पाइलेशन है, एक समरी है हमारे पूरे शास्त्र का। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं ज्ञान, और उसके नीचे होता है विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं साइंस। साइंस मीन्स विज्ञान, हम लोग कहते हैं विज्ञान, विज्ञान मतलब सेमी नॉलेज, और ज्ञान इज नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, ज्ञान। तो अगर आप ज्योतिष को कहते हो ना ये विज्ञान है, ये साइंस है, तो आप गलत कह रहे हो। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ए साइंस, ये सेमी नॉलेज नहीं है, ये पूर्ण नॉलेज है। बिकॉज जब तक आप मैथमेटिक्स क्लियर नहीं होगा, तो आप शास्त्र को नहीं जान पाओगे। ठीक है? और जो विज्ञान होते हैं, साइंस, वो क्या करते हैं, वो कोई नया चीज क्रिएट नहीं करते कभी, वो है उसको, आप लोग कहेंगे चीजें तो बहुत सारे इन्वेंट कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, लेकिन सोर्स कहां से ला रहा है, वो बनने का सोर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। कभी एक साइंटिस्ट ने कभी सोर्स को क्रिएट नहीं करा, सोर्स से चीजें क्रिएट करा है, नो डाउट इन्वेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन सोर्स को कोई क्रिएट नहीं कर पाया। ठीक है? रॉकेट बना लिया, लेकिन रॉकेट बनाने के लिए जो भी पार्टिकल चाहिए वो एनवायरमेंट में है, नेचर में है, उसको लेकर उसको कैसे बनाया जाए, वो लोग काम कर रहा है, नो डाउट, वो तो बहुत बड़ा चीज है। लेकिन मैं यहाँ पे कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा हूँ। एवरीथिंग इज ग्रेट, एवरी नॉलेज इज ग्रेट, बट हमें जानना होता है कि एक्चुअल चीज है क्या। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष एक विज्ञान है, हम लोग गलत कहते हैं, हम ज्योतिष को गाली दे रहे हैं विज्ञान के, ये ज्ञान है, विज्ञान नहीं, सेमी नॉलेज नहीं, पूर्ण ज्ञान है। तो जब हमारे शास्त्रों को पढ़ना था, तो जब स्कूल में जाते थे तो सबसे पहले आपको ग्रामर सिखाया जाता था, एबीसीडी सिखाया जाता था, फिर जाके आपको स्पेलिंग सिखाया जाता था। इसलिए हम लोग जब स्कूल में थे क्लास 3 4 में, हम लोग स्पेलिंग लिखने के लिए एग्जाम लेते थे, एक शब्द क्या है उस शब्द का स्पेलिंग लिखो, उसके बाद उस शब्द से एक सेंटेंस बनाओ। उसके बाद जब थोड़ा ऊपर गए, फिर आपको पोएम लिखना सिखाया, उसके बाद नोवेल, लेसन, ये सब आ गया। मैथ सीखने से पहले आपको 1 2 सिखाया गया, फॉर्मूला सिखाया गया, प्लस माइनस सिखाया गया, फिर जाके आपको इक्वेशन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ऐसे ही जब आपको शास्त्रों को जानना है, ब्रह्मांड को जानना है, उससे पहले उसके लिए टोटल हमारे शास्त्रों को जानने के लिए 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि आपको शास्त्रों को जानना है, तो अगर आपको ग्रामेटिकल पार्ट जानना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर लैंग्वेज जानना है कि किस लैंग्वेज है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आपको पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज चाहिए, तो अगर मैथमेटिकल एस्पेक्ट को जानना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट जानने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा। तो ये मैथमेटिक्स है एस्ट्रोलॉजी, इसलिए पराशरी क्या कहते हैं, आप देखना जब भी उनके किताब में कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन बन सकते हैं, तो उसमें एक लाइन है, द पर्सन हु हैज अ ग्रेट नॉलेज और हु इज गुड एट मैथमेटिक्स। तो सोचिए उस समय के टाइम ऋषि महर्षियों को, जो हम लोग कहते थे कि ये तो सिर्फ वो पूजा पाठ करते थे, वो मैथमेटिक्स में ज्ञानी थे।
वो तो करोड़ों रुपया का सैटेलाइट लगाने के बाद कह रहा है कि हाँ इतने दिन में चंद्रग्रहण होगा, लेकिन 250 का पंचांग ले लीजिएगा, नेक्स्ट ईयर कब होगा वो बता देते हैं। कैसे? 250 का पंचांग बता रहा है कि कब ग्रहण लगेगा, और 1,000 करोड़ रुपए का सैटेलाइट लगा के फिर कह रहा है कि हाँ उसमें ऐसे होने वाला है। तो हमारा जो बुद्धि है ना उसको भ्रष्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं ना कि, क्योंकि आज के जमाने में हर एक कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख तो रहा है, लेकिन उसके अंदर डीप तक नहीं जा रहा है, इसलिए आप 95% आप यूट्यूब में देखोगे सिर्फ इसी के ऊपर चर्चा है कि राहु है, केतु कैसा है, आपका ये राशि है तो आपका क्या होगा। ठीक है, मान लिया। अब जब कुंडली में आ जाता है ना सब कॉम्बिनेशन, तब सबका सब गुल हो जाते हैं, सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है। हाँ ये कर लेंगे, जब करने के लिए कुंडली आ जाए सामने, अरे ये कॉम्बिनेशन आप क्या बोले, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुंडली देख के बताओ, वो तो हर कोई बता रहा है। मीन राशि में शनि गोचर करा, कितना डराया, उतना ही व्यक्ति मरा। आप बहुत सारे आप यूट्यूब में देखोगे कि उन्होंने कहा है कि अब तो शनि ऐसे गोचर करा, भूकंप होगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा। अगर ये व्यक्ति, देखो भूकंप हर साल कोई ना कहीं कभी आ ही रहा है। अब ये लोग कैसे का कहते हैं, अब देखना कि ये कुंडली, अब देखो इस पर प्लेनेटरी ये पोजीशन हो रहा है, अब ये होगा, अब क्या करेगा, देखो अफ्रीका में वो हुआ, देखो अमेरिका में वो हुआ। अरे पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे देश है, कहीं ना कुछ होगा। और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न को देखकर कह रहा है ना कि अब भी भूकंप होगा वो होगा, तो समझ लेना वो उल्लू बना रहा है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में टोटल 9 ब्रांचेस होते हैं। ठीक है। एक देश में क्या घटेगा उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मुंडन एस्ट्रोलॉजी, वेदर एस्ट्रोलॉजी सीखना पड़ेगा कि कब कब आपके कुंडली में, पूरे देश में, ब्रह्मांड में कहां पर कब कैसे घटेगा। अब वो व्यक्ति कह रहा है देखो मैंने कहा था ना भूकंप होगा, अफ्रीका में हो गया, दिल्ली में हो गया, कोलकाता। नहीं, ऐसे नहीं। आप पर्टिकुलर बताओ भूकंप कौन सी जगह पे आएगा, वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको एंगुलर मेथड नहीं पता है, डिग्री लगाने का मेथड नहीं पता है। तो उस प्रेडिक्शन का लेके मैं क्या करूं? अगर एक साइंटिस्ट है वो वेदर रिपोर्ट दे रहा है और वेदर रिपोर्ट ये दे रहा है कि बारिश होगा, लोगों को संभल के रहना है, तो कौन से जगह का लोगों को संभल के रहना है? क्या दुनिया के सारे लोग संभल के रहे? कहां पे बारिश होगा वो तो बताओ। तो अगर आप सोच रहे हो ना सिर्फ यूट्यूब देखकर आप लोग बहुत कुछ सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। और अगर आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो डीप रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, किताब का ढेर लगा देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे के एन राव साहब ने कहा है कि एक रेमेडी, कि सबको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सबसे बड़ा रेमेडी। लेकिन कोई नहीं मानता है, हर किसी को चमत्कार चाहिए रातों रात। अरे आज जो आप बर्बाद हुए ना, जन्म होते ही बर्बाद नहीं हुए हो आप, कुछ ना कुछ करते करते, कुछ कर्म को अपने गलत तरीके से करते 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 4-5 साल लगा आज बर्बाद होने में। तो 5 घंटे में कैसे ठीक होगे? दूसरा, इसमें मैं जब और अंदर गया ना, और अंदर जाके जब चीजों को पढ़ा ना, मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ अगर नहीं करना मत करो, नहीं चाहिए। बस आप वो पोर्शन उठा लो जो आपके जन्म नक्षत्र का 27वां नक्षत्र है, और उसका पाठ करते रहो। और अभी तो मैं मंत्र के ऊपर भी ला रहा हूं, मैंने अभी रील्स में डालना स्टार्ट करा, आप लोग देख लेना कि 11th हाउस में ये कौन सा राशि होने से आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र भी मैं कह दे रहा हूँ कौन सा मंत्र करना चाहिए। तो इतना अंदर जाना पड़ेगा अगर आपको सच में एस्ट्रोलॉजर बनना है तो। ठीक है। तो मैंने बात करा कि टोटल एस्ट्रोलॉजी में 9 ब्रांचेस होते हैं, और वो 9 ब्रांचेस के अभी बहुत सारे सब ब्रांचेस बन के टोटल 40-45 बहुत ब्रांचेस आ गया। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पराशरी एंगल को लेके बैठा है, तो वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई सिर्फ केपी को लेके बैठा है, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इन ऋषि महर्षियों ने ये सब देखे गया ना, तो उसके ऊपर रिसर्च करा है, और रिसर्च करके कुछ कुछ और निकाला, तो ये ब्रांचेस निकल के आया, जो रिफाइन हुआ है और भी फाइन ट्यून हुआ है।
उसके बाद एस्ट्रोलॉजी में टोटल 5 स्कूल ऑफ थॉट है। 5 स्कूल ऑफ थॉट। कभी किसी ने यूट्यूब में बात करा ये स्कूल ऑफ थॉट? ये तो हम लोग जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तब हम लोग को पता था हिस्ट्री में कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में ये कहा है। एस्ट्रोलॉजी में 5 स्कूल ऑफ थॉट है। अब आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ के आप ये प्रेडिक्शन दे रहे हो? जैसे कह देते हैं ना कि सेकंड हाउस, मैंने, आप देखो जाना पहचाना यूट्यूब चैनल भी, ठीक है, जो बहुत आप कह सकते हो कि हाँ ये बहुत ज्यादा ज्ञानी है यूट्यूब में, अगर कह सकते हो कि अगर अभी मैं, क्योंकि अगर मैं इसको यूट्यूब में डालू ना तो नाम बोल दूंगा, फिर कुछ ना उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आपको जितने भी ज्ञानी देख लो एस्ट्रोलॉजर, सबसे बड़ा बड़ा एस्ट्रोलॉजर जिसको आप, अभी अगर मैं पूछूं आप बताओ, आप 2 नाम तुरंत बता दोगे। लेकिन हमें बस ये सवाल पूछना है, अगर सेकंड हाउस का रिलेशन 11th हाउस के साथ हो जाए, कहते हैं बहुत अच्छा है, तो फिर भी एक व्यक्ति को क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? वो क्या कहेंगे कि कोई खराब कॉम्बिनेशन होगा, ये होगा, उसमें दृष्टि होगा, यहाँ पे खराब प्लान, इतने सारे नहीं, क्लियर कट एक शब्द में खत्म करो। मैं नहीं मानता ये चीज कि सेकंड हाउस और 11th हाउस का रिलेशन हो जाए तो पैसे का बहुत होगा, नहीं। मैं मानता हूं कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या दिखा रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या करवाना चाह रहा है, क्योंकि किसी किसी के लिए 11th हाउस भी बाधक है। ठीक है, बाकी छोटा मोटा चमत्कार हर कोई कर सकता है, ये दे दिया, वो दे दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। इसलिए आप देखोगे, जब एक व्यक्ति ने एक लेवल तक पहुंच जाता है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में एक लेवल तक पहुंच जाता है, वो दूसरों का कुंडली देखना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको लोग, 90% लोग, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, इसलिए आ रहा है। लेकिन ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का मेन पर्पस ये है ही नहीं। ठीक है, और इसके ऊपर ना बहुत कुछ मैं लाऊंगा, और सब तो मैं फ्री में नहीं डालने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को मैं देते रहूंगा कभी कभार बीच बीच में। ठीक है, तो